हेलो बच्चों, तो आज हम बिजनेस स्टडीज की सीरीज को कंटिन्यू करके चैप्टर शुरू करें बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का नाम से क्लियर है कि जो बिजनेस है वो हमारे एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल एनवायरनमेंट से अफेक्टेड होता है। अब ये एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब होता है ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट आवर बिजनेस कैन बी अफेक्टेड एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है मेरी मैन पावर ने स्ट्राइक कर दी, इंटरनल। बाहर से रॉ मटेरियल का चीजों का रेट बढ़ गया, मेरी मशीनरी खराब हो गई, समझ रहे हो, एक्सटर्नल इंटरनल। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसका डिस्कस करने का। तो कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मैंने अभी आपको बता ही दिया। तो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मींस द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस। चाहे वो इंडिविजुअल का की वजह से प्रॉब्लम हो या इफेक्ट हो, या इंस्टीट्यूशन की वजह से, या कोई भी फोर्सेस हो सकती है। इससे इट कंसिस्ट ऑफ सोशल हो सकता है, समाज का प्रेशर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। देखते नहीं है, जब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से, तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो गया पढ़ाने के अंदर। तो टैक्सेशन की वजह से हो सकता है, फैशन, कंज्यूमर टेस्ट, कंपटीशन। पढ़ते साथ ही पता चलेगा, बिकॉज ऑफ कंपटीशन हमारा बिजनेस इफेक्ट होता है, 100% सबका होता है। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो इसका पहला फीचर लिखा है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब मैंने भी बताया था कि बाहर की फैक्टर्स हमारे को किस तरह से इफेक्ट करेंगे। तो देखते हैं अब, totality of external forces. Business environment is aggregative in nature because it is the sum total of the things external to business enterprises comprising the सारे बार social, political, legal, technological etc. ठीक है। स्पेसिफिक तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं एमसीक्यू के अंदर, कौन कौन से फैक्टर है, सोशल है, पॉलिटिकल है, टेक्नोलॉजिकल है, लीगल है। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, business environment includes both specific and general. General forces are economic, social, political, legal and technological which affect all the enterprise indirectly. अब बोलेंगे यार आप पढ़ा तो रहे हो, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, आप नहीं, इनडायरेक्टली तो बहुत कुछ प्लस माइनस होता है, सेम टैक्सेशन पे। स्पेसिफिक फोर्सेस आर इन्वेस्टर, तो ये तो हो गया जनरल, जो सब सारी दुनिया में हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे कंपटीशन, हमारे कॉम्पिटिटर्स, हमारे सप्लायर्स भी अफेक्ट करेंगे। इंटररिलेटेडनेस, different elements of business environment are closely interrelated. For example, increase in income of the consumer will help in improving the living standard. तो उसकी इनकम बड़ी, बिजनेस हमारा अच्छा है, उसकी इनकम गिरी, बिजनेस हमारा डाउन, उसका टेस्ट बदला, हमारा बिजनेस डाउन, उसका टेस्ट बढ़ा, हमारा बिजनेस, समझ लो। तो ये सारे हम डिपेंड कर रहे हैं, इंटर रिलेटेडनेस। ये नहीं कि मेरे दम पे मैं सब कुछ बिजनेस चला लूंगा। तो बिजनेस का मतलब क्या होता है, दूसरे की नीड को समझना और उसकी फुल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, बेस्ट क्वांटिटी एंड क्वालिटी एंड कॉस्ट। डायनेमिक नेचर मतलब चेंजेबल, फ्लेक्सिबल। तो जैसे भी मार्केट की डिमांड है, इकोनॉमी की डिमांड है, नेशन की डिमांड है, उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करते रहना और काम करते रहना। अनसर्टेनिटी, तो बिजनेस का मतलब ही होता है शेर की सवारी, ऊपर बैठोगे तो खतरा, नीचे गिराएगा तो खाई जाएगा। तो हमेशा अलर्ट रहना, हमेशा अनसर्टेन है बिजनेस, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आपको समय काल परिस्थिति के अकॉर्डिंगली काम को करना पड़ेगा। आगे देखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। आज की में कोई हम लोग जैसे पहले की बात करें, आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले, इवन 5 साल पहले, तभी हम ये ऑनलाइन वाला काम नहीं करते थे। अब ये लगाओ, कैमरे लगाओ, इधर टीवी लगाओ, इधर लैपटॉप लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। तो कहने का मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। पहले तो सीधा सीधा बच्चा आता था, हम उसको पढ़ाते थे, वो डाउट पूछता था, हम सॉल्व करते थे, काम खत्म, ऑफलाइन प्रैक्टिस कराते थे। लेकिन अब कितना कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। इसी को देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स की सिंपल भी हो गया, एक बार रिकॉर्डिंग कर दी, जिंदगी भर के ऐसे दोनों प्रोस एंड कॉन्स। Relativity, business environment is relative concept as it differs from country to country and region to region. Business वेरी करता है, हर एक कंट्री का कल्चर अलग है, हर एक गांव का कल्चर अलग हो रहा है, तो वो डिपेंड करता है किस तरह। अब इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। It enables the firm to identify opportunities and get the first mover advantage. तो बिजनेस में आज के डेट में कंपटीशन है, आपको इमीडिएटली अपॉर्चुनिटी को क्लिक करना है और उसका फायदा लेना है। जितना लेट होंगे उतना ज्यादा हम पीछे होते जाएंगे। दूसरा, इट हेल्प्स द फर्म्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स। तो एक वो एनालिसिस होता है, आपको पता ही होगा, कोड एनालिसिस, स्ट्रेंथ,
strength, weakness, opportunities and threats. Strength, weakness, opportunities and threats. तो अपनी स्ट्रेंथ को देखना, अपनी वीकनेस को देखना, अपॉर्चुनिटी कहाँ से आ रही है ग्रैब करना, और जो खतरा है या तो उसको आप साइड से निकल जाओ अगर उसको ओवरकम कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो ज्यादा फर्क पड़ने की जरूरत नहीं है। आप सामने चट्टान है, आप बोलोगे मैं तो गाड़ी 200 की स्पीड पे ले जाऊंगा चट्टान को उड़ाऊंगा, कुछ नहीं होगा चट्टान, ठीक है, इधर मुझे या इधर बोलो, थ्रेट पता चल रहा है तो पंगा नहीं लेते। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल, तो पहले ही अपने आप को चेंज कर लो अकॉर्डिंगली। इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे को क्या सिखाती है कि हमारे को बिजनेस के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, प्लस माइनस। तो जब भी हमारे को मौका मिलता है तो हम यूजफुल रिसोर्सेज को यूज करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल सस्ता हो रखा है, मशीनरी मिल रही है, फाइनेंस मिल रहा है, कब उसको यूज करना है, कब चेंज करना है, इस तरह से। इट हेल्प्स इन कोपिंग रैपिड चेंजेस, तो बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से जो मार्केट में, इकोनॉमी में, देश में जो जो चेंजेस आ रहे हैं, हम भी उसको बिजनेस के अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं और ठीक करते हैं। It assists in planning, helps in policy formulation. बिना एनवायरनमेंट जाने आप प्लानिंग कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्लानिंग करते सोचना है 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, ब्रॉड टर्म, लॉन्ग टर्म, मिडिल टर्म, ठीक है ना, मिड टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं प्लान। तो उसको देखते हुए आप अपना प्लान बनाओगे तो और पॉलिसी बनाओगे कि काम को डे टू डे लाइफ में भी कैसे करें। इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। जब सब कुछ कर रहे हो, प्लानिंग बना रहे हो, पॉलिसी बना रहे हो, टाइमिंग रखा है, तो आप इंप्रूवमेंट तो आनी चाहिए। आगे आ रहे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। पहला आ रहा है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक के पहले मतलब समझो, इसका मतलब क्या है, वो फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं मैनी एंटरप्राइजेस सेम टाइम पे, दीज आर कॉल्ड डायमेंशन। तो डायमेंशन का मतलब कई बार पूछ सकता है, वो फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं एंटरप्राइजेस को बहुत ज्यादा। These factors are called फिर वही बात है, social, political, legal, taxation, technological, like this. The economic environment consists of the factors and forces concerning with means of production and distribution of wealth. It comprises interest rate. Market में interest rate होगा, business effect होगा, inflation, deflation, income, personal disposable income, income tax, ये सारे हमारे business को affect करेंगे, ये लिखा है। रेट ऑफ जीएनपी पर कैपिटल इनकम, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो हिसाब किताब कर रहे हो, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी एंड पब्लिक डेट, ये सारे हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। दीज आर द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक आदमी कितने साल तक जिंदा रहता है, एवरेज, जैसे इंडिया के अंदर मान के चलते हैं एवरेज एज जो है 60 साल, तो उसके हिसाब से हम बिजनेस प्लानिंग करते हैं, 60 के आप 70 मान लो ज्यादा से एवरेज। बर्थ एंड डेथ रेट, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द वर्कफोर्स, पॉपुलेशन शिफ्ट्स, कहाँ पे रहना पसंद करती है, गांव में, शहरों में, कहाँ पे, एजुकेशन सिस्टम और लिटरेरी मींस कैसा है। अब जैसे आज के दिन में शहरों के अंदर देखो तो भैया ये सारा ऑनलाइन होना ही पड़ेगा, नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। कंजम्पशन हैबिट्स, कस्टमर्स की क्या कंजम्पशन हैबिट्स है। कंपोजिशन ऑफ द फैमिली, फैमिली आजकल बड़ी होती है, ज्वाइंट होती है, न्यूक्लियर होती है, क्या होता है, ठीक है, जैसे बाहर की कंट्रीज का कल्चर अलग है, इंडिया का कल्चर अभी भी कुछ कुछ तो ज्वाइंट है, लेकिन एटलीस्ट न्यूक्लियर में तो अभी अच्छा है। और एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोडक्ट इनोवेशन लाइफस्टाइल, क्या लोग नई नई चीजों को अडॉप्ट करते हैं या नहीं करते, वो सोचते हैं जो ट्रेडिशनल चलता आ रहा है बस वही, ठीक है, जैसे कोलगेट से करते हैं तो कोलगेट ही करना है, अब हम पतंजलि नहीं ट्राई करेंगे। तो कहने का मतलब अगर जैसे इंडिया में तो बड़ा चेंजिंग रहता ही है। टेक्नोलॉजी का भी, जैसे मैंने अभी बताया जो भी हम काम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, सो वी हैव टू अपग्रेड आवर नॉलेज विद टेक्नोलॉजी सो दैट हम बच्चों का फायदा करा पाए। क्योंकि पहले क्या होता था, क्लास में हमने समझाया तो बच्चे एब्सेंट है, वो कहता मेरा छूट गया, हम कहेंगे यार तू पूछ ले 2 मिनट में फटाफट क्या पूछना, छुट्टी मत करना। अब तो 10 बार देखे इस वीडियो को, है ना, नोट्स भी बने बनाए आगे। It refers to the change taking place in the method of production and use equipment to improve the quality product. तो बिल्कुल वही लिखा हुआ है, इंप्रूवमेंट करनी है नए नए इनोवेशंस के साथ, नए नए तरीके से, कॉस्ट भी कटती है और टाइम भी बचता है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या बता रहे हैं, कंसिस्ट ऑफ द फोर्सेस कंसर्निंग मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स एंड देयर इंपैक्ट ऑन बिजनेस। तो पॉलिटिकल का हमारे बिजनेस पे क्या असर होगा, तो गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बनाती है। तभी देखा होगा आपने कि जिन इलेक्शंस के रिजल्ट आने लगते हैं शेयर मार्केट भी डाउन होती है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि आने वाले टाइम पे क्या। और लेकिन अगर वो पहले जो कर लेते हैं ना,
ये रिजल्ट में ये लग रहा है, और लग रहा है कि पावरफुल गवर्नमेंट आ रही है तो पहली शेयर मार्केट ऊपर उठ जाती। इस तरह से बिजनेस इफेक्ट होता है। आगे देखते हैं। अब आ जाता है पॉलिटिकल के कंपोनेंट्स क्या क्या थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री कितना फेवरेबल है इसके लिए, बिजनेस के लिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज द मेन फैक्टर। जैसे पाकिस्तान के अंदर हर साल 6 महीने में सरकार गिरती है, तभी देखो वहां पे पूरी बिजनेस का बैंड बजा हुआ है, कोई बिजनेस सर्वाइव नहीं कर रहा, डॉलर का रेट आसमान में चला गया, पेट्रोल सब चीजों का रेट आसमान पे। तो कहने का जिन जिन कंट्री, नॉट ओनली पाकिस्तान, जिन जिन कंट्रीज में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वहां वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी सरकार है एटलीस्ट 5 साल जो होता है टेंडर पूरा अच्छे से करे। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, क्या सोच होती है पॉलिटिकल बंदों की या पॉलिटिकल पार्टीज की टुवर्ड्स बिजनेस, कि वो बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, नहीं करवाना चाहते हैं। पॉलिटिकल आउटलुक ऑन बिजनेस सेक्टर्स, एक्सपेक्ट द नेचर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कितना इंटरफेरेंस कर रही है, अननेसेसरी इंटरफेरेंस कर रही है तो बिजनेस ग्रो नहीं होगा। गवर्नमेंट जैसे 1991 में एक एलपीजी पॉलिसी बनी थी, आपने पढ़ा होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसको इकोनॉमिक रिफॉर्म से बोलते हैं, तो उससे बिजनेस बूम पे चला गया। डिग्री ऑफ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक डिसीजन, कितने लेवल पे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, ज्यादा है तो प्रॉब्लम, कम है तो ठीक। लीगल एनवायरनमेंट, जैसे कंपनीज एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट है, कंपटीशन एक्ट है, तो ये क्या ये बिजनेस के लिए अनुकूल है, फेवरेबल है, देन इट्स गुड। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिए हैं तो बिजनेस में परेशान हो। अब बोल रहे हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, मेनली होता है क्योंकि बिजनेस का मतलब इकोनॉमी है, तो वो सबसे मैटर करता है। इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ मैक्रो लेवल फैक्टर्स व्हिच हैव इम्पैक्ट, तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे इसके। नंबर 1, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब जैसे इस टाइम की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया की इकोनॉमी को थोड़ा सा अच्छा माना जा रहा है, तो वही बता रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, मिक्स्ड इकोनॉमी फॉर्म व्हिच अलाउस, तो हमारा मिक्स है पब्लिक और पब्लिक सेक्टर दोनों को बताया हुआ, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट सच एज मॉनेटरी एंड फिस्कल, मॉनेटरी टू रिलेटेड टू मनी होता है, फिस्कल लाइक टैक्स स्ट्रक्चर, पब्लिक बोरोइंग्स, वो कैसे है। 5 ईयर प्लान, अब तो क्या जब से नीति आयोग आ गया आपको पता ही है, थोड़ी सी चीज होती है, एनुअल मोड पे भी चलती है। देश के एग्रीगेट माइक्रो मैक्रो जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट का कैसा कॉम्बिनेशन बन रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, बैंकिंग अच्छी है, रेलवे अच्छी है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी है, अपना और सर्विसेज सेक्टर अच्छा है, जितना ही अच्छा होता जाएगा। अब आज की डेट में देखो, पहले क्या होता था, चेक डालने जाओ है, फिर एंट्री कराने जाओ, कितना टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। आज 1 मिनट नहीं लगना, पेटीएम 1 सेकंड में बैलेंस, 1 सेकंड में पेमेंट ट्रांसफर, लाखों करोड़ों लोग ये यूज कर रहे हैं। तो बैंकों के ऊपर से लोड कितना कम हुआ, लेकिन अभी भी बैंकों में रश, अगर ये ना हुआ होता तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी। मेट्रो बन गई है, हर जगह बिजी रहती है, फिर भी सड़कों पर रश है, ये ना बनी होती तो ये बिजनेस को फार साइटेड देखना पड़ता है, 10 20 50 साल आगे, तब हम बिजनेस में ग्रो करते हैं। देखो अभी मैंने जिक्र किया था 1991 की पॉलिसीज का, तो 1991 की पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, क्योंकि ये था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। फ्री करना बिजनेसमैन को फालतू के चक्करों से, प्राइवेट करना, गवर्नमेंट से हटाना, और ग्लोबल इंपोर्ट एक्सपोर्ट को वर्ल्ड वाइड कराना। तो क्या पॉइंट बता रहे हैं, बिफोर 1991 in accordance with the objectives of planning the government emphasized inward looking trade policy where public sector, यानी कि गवर्नमेंट ने सब कुछ अपने पास रखने की कोशिश करती थी, ठीक है, ज्यादा ग्लोबलाइजेशन नहीं था, फ्रीडम नहीं थी, प्राइवेटाइजेशन नहीं था, लिबरलाइजेशन नहीं था। और उसके बाद बट इन 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस इन द फॉर्म ऑफ, तो गवर्नमेंट का क्या हुआ, हाई गवर्नमेंट डेफिसिट, लॉस होने लगे, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होने लग गया, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस होने लगे, ये बिफोर 1991। इसकी वजह से इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंज करना पड़ा। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई कब, 1991 में। एट दैट टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह, एट दैट टाइम और फाइनेंस मिनिस्टर वाज देयर, उन्होंने बनाई थी, काफी वर्ल्ड फेमस ये बनाई थी। तो 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर दिया। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्रीडम, लिबरल, यू आर लिबरल। प्राइवेट का मतलब प्राइवेट, गवर्नमेंट से हटाओ, डिसइन्वेस्टमेंट किया गवर्नमेंट को, प्राइवेट को लाया, और ग्लोबल पूरे वर्ल्ड वाइड कराओ, इसको एलपीजी पॉलिसी बोलते हैं। तो क्या है ब्रॉड फीचर्स, पहला द गवर्नमेंट रिड्यूस द नंबर ऑफ इंडस्ट्री अंडर कंपल्सरी लाइसेंस, 6 कर दी, पहले काफी सारी थी, इससे जबरदस्ती लाइसेंस, जैसे मेडिसिन वगैरह पे है, ड्रग्स पे है ना। डी रिजर्वेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्री अंडर द पब्लिक सेक्टर, सबको हटा दिया ज्यादातर। डिसइन्वेस्टमेंट,
पब्लिक सेक्टर में जो पैसा लगा था उसको कम कर दिया, प्राइवेट को दे दिया। इंक्रीज फॉरेन इक्विटी 100% आ सकते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑटोमेटिक परमिशन ग्रांटेड फॉर टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक परमिशन, टेक्नोलॉजी आए जितना ज्यादा आएगी उतना बेटर। और एफआईपीबी वाज सेटअप टू फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम, तो काफी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी जिससे शोधन किया गया, हमारे से बाहर से कंट्री से पैसा आया, टेक्नोलॉजी है, काम कर सकते हैं। लिबरलाइजेशन के अंदर क्या था भाई, लाइसेंस को खत्म किया गया, बिजनेस किसी भी स्केल पे लेके जा सकते थे। प्राइसेस गुड्स एंड सर्विस में हमारी मर्जी है, कुछ भी हम प्लस करें माइनस करें, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अब मेरी मर्जी में 2 लाख वाली शर्ट पहनूं, मेरी मर्जी में 200 वाली शर्ट पहनूं, बनाने वाले के ऊपर है। ज्यादा पैसे कमाएगा तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिडक्शन इन द टैक्स में थोड़ा कमी करी और अननेसेसरी कंट्रोल्स को भी हटाया। डीरिजर्वेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर को डीरिजर्व किया प्राइवेट के लिए। ऑटोमेटिक परमिशन टेक्नोलॉजी के लिए भी बता दिया था। और रिमूवल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स, ये भी फालतू की रेस्ट्रिक्शन बताई कि गुड्स ऐसे कैसे जा रही है, ये है वो। पहले तो सीमेंट लेने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, लाइन में लेना पड़ता था सीमेंट के लिए, लोहे के लिए। अब तो दिन रात कभी भी किसी भी दुकान पे जाओ मांगो। प्राइवेटाइजेशन मैंने पूरा बता ही दिया, पहले गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा रोल था, अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, पब्लिक सेक्टर से हटाकर प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा जोर दिया, तो नंबर्स काफी चेंज हो गए हैं। ये डाटा वगैरह नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, BIFR, ये इसकी फुल फॉर्म। कई बार फुल फॉर्म पूछ सकता है, छोटी छोटी आ जाती है। ग्लोबलाइजेशन तो मैं मोटा मोटा समझना है आपको, क्योंकि जब तक जाना नहीं है कोई, आपको एकेडमी से तरह बड़े बड़े आंसर तो लिखने नहीं है, द फंडा शुड बी क्लियर और छोटे छोटे पॉइंट्स उसको लर्न करना। तो ये ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड अपने आप को फैलाना, और कंट्री फ्री करती है अपने बिजनेस को, जिससे कि हम अपना बिजनेस को बढ़ा सकते। और इसका अगला पॉइंट है द रिफॉर्म इंट्रोड्यूस अंडर ग्लोबलाइजेशन वर्क, लाइसेंसेस को हटाना इंपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, रिमूवल ऑफ टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस, क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन, जितने भी टैक्स स्ट्रक्चर था आने जाने का, टैरिफ का था, उन सबको हटाया। शेयर ऑफ फॉरेन, बाहर की फॉरेन कैपिटल आने लग गई हमारी कंट्री में। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB, ठीक है, उसको हमने प्रमोट किया, सेटअप किया, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। तो ये सब क्या था, ग्लोबलाइजेशन। तो LPG का फायदा क्या हुआ, चेंजेस इन बिजनेस, इंक्रीज कंपटीशन, सब लग गए जोरों से कि भैया प्राइवेट सेक्टर हो गया, सब लग गया बिजनेस पैसा कमाने में। देश में डेवलपमेंट हुई बहुत तेजी से प्रोडक्शन हुई, बहुत तेजी से लोगों को नौकरी मिलने लगी, उससे बहुत बड़ा फायदा। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, जो इनोवेटिव होने लग गया, नई नई सोच आने लगी, ठीक है। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी में हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी बाहर से लेके आए, पैसा भी बाहर से आया, लोग स्पॉन्सर कर रहे थे, लोग हमारा इन्वेस्ट कर रहे थे हमारी कंट्री के अंदर, हमारे बिजनेस में। उससे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी तो आई, कंपटीशन भी बढ़ा, प्राइस भी कट हुआ, कस्टमर का भी फायदा हुआ, और जब कस्टमर का फायदा हुआ तो मोर कस्टमर्स आर अट्रैक्टेड इन दिस। नेसेसिटी की डेफिनेशन ही चेंज हो गई। अब क्या होता है, बिना एसी के रहा नहीं जाता। पहले आज से 1991 में किसी हजारों में किसी एक के पास गाड़ी होती थी, हाँ, और क्या एसी होता था। अब क्या झुग्गी झोपड़ियों में मिलने लगा। नीड फॉर डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज, अब क्या हो गया, एक रिलेशनशिप भी बनने लगी, क्योंकि जब वो पूरी दुनिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो कमिटमेंट भी होने लगी, वो भी बड़ा बेनिफिट हुआ। सबको बताएगा एक दूसरे से ट्रेड करना, मिलके रहना होता है। ह्यूमन रिसोर्स, जो हमारे को नए नए लोग चाहिए थे, वो भी ह्यूमन रिसोर्स में HR डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे लोग आए, इंटरव्यूज है, रिक्रूटमेंट। मार्केट ओरिएंटेशन, अर्लियर फर्म्स यूज्ड टू प्रोड्यूस first and then sells, but now the fast changing world, production oriented techniques has changed the market world, where firms study and analyze the market first. तो मार्केट पहले स्टडी की जाती है कि आपको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, किस तरह का सर्व चाहिए, फिर वो बनाते हैं आपके नीड के अकॉर्डिंग। आपको किस तरह का फ्रिज चाहिए, किस तरह का टीवी चाहिए, फिर वो इनोवेटिव करके लेते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट द पॉइंट, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर, the central government budgetary support for financing the public sector outlays has declined over the years. Public sector में आपको पता ही है योगदान थोड़ा कम हुआ। Public sector undertakings have realized that in order to survive they will have to develop their own resources and more. अगर उनको survive करना तो उनको भी अपने development करना पड़ेगा, competition में लड़ना पड़ेगा, like this. So this is the end of the business environment. So you should read carefully. Main points देखो, it's quite easy chapter. And I don't think so there is any difficulty in this chapter. Okay, thank you, bye.